नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया संगीन आरोप। कहा केंद्र के गलत फैसलों से 50 लाख लोगों की गई जान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखनऊ में कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बंथरा में समाजवादी रथ पर हुए सवार। और इसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जेल से निकलते ही फॉर्म में लौटे चौटाला, किसान नेताओं से मिले और संसद के बाहर प्रदर्शन का कर दिया ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल ने मोदी सरकार पर लगाया संगीन आरोप। कहा केंद्र के गलत फैसलों से हुई 50 लाख लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। राहुल ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि कोरोना के कारण बड़ी संख्या में हुई मौतों के लिए केंद्र की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। राहुल ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम रही, जिसके चलते महामारी की दूसरी लहर में 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। राहुल ने ट्वीट किया, सच्चाई, भारत सरकार के गलत निर्णयों के कारण कोविड महामारी की दूसरी लहर में हमारे 50 लाख भाई बहनों और माता पिताओं को जान गंवानी पड़ी है। इससे पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत नहीं होने की केंद्र सरकार की दलील को गलत बताया और कहा कि लोगों मौत की असली वजह सरकार की गलत नीति रही है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी और उससे जुड़े फैसलों को लेकर राहुल गांधी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अपने एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। वहीं इससे पहले उन्होंने कहा था कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। बता दें कि मंगलवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया। इसका केंद्रीय मंत्री भी दिया। उन्होंने कोरोना पर राजनीति करने और आंकड़े छिपाने के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि जिन राज्यों में कोविड प्रबंधन की दिशा में बेहतर काम हुआ है उनकी खुलकर सराहना की गई है और यह नहीं देखा गया कि उन राज्यों में कौन से दल की सरकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बथरा से समाजवादी रथ पर हुए सवार। जी हां दोस्तों, वैसे तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर कानपुर रोड से गुजरते हैं, लेकिन बुधवार को उनका कारवां जब उन्नाव की तरफ बढ़ा तो कई बार रुका। ढोल नगाड़ों के बीच एयरपोर्ट से लेकर बथरा तक कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा था। अखिलेश यादव यहां रुके और कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए। बथरा तक वह अपनी फ्लीट की कार से पहुंचे, जबकि वहां पहले से तैयार समाजवादी रथ में सवार होकर उन्नाव के पूर्व विधायक उदयराज यादव को लेकर वह आगे रवाना हुए। अखिलेश उन्नाव के सरौसा में बने मनोहर लाल इंटर कॉलेज में पूर्व मंत्री मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण करने लखनऊ से सुबह 10:30 बजे रवाना हुए। अपने चुनावी सफर का आगाज करने के लिए अखिलेश यादव ने इस बार अपने समाजवादी रथ को चुना। लखनऊ की सीमा में बंथरा तक उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ उमड़ी। ऐसे में रथ यात्रा को लखनऊ की सीमा के क्षेत्र बथरा से आरंभ करने का निर्णय लिया गया। अखिलेश अपनी फ्लीट के साथ एयरपोर्ट होते हुए कटिया बगिया पहुंचे। यहाँ सुबह से ही शिव शंकर सिंह शंकरी, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव, पूर्व विधायक इरशाद खान, पूर्व एमएलसी प्रदीप सिंह, जिला उपाध्यक्ष विनीत दीक्षित, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय प्रताप बिन्नो व प्रदेश सचिव वीर बहादुर सिंह सहित कई नेता तैयारियों के साथ जुट गए। अखिलेश यादव का कारवां यहाँ रुका तो ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने गदा तो किसी ने उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें भेंट की। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इसके बाद वह बंथरा पहुंचे, जहां तैयार समाजवादी रथ से उन्नाव की ओर रवाना हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेल से निकलते ही फॉर्म में लौटे चौटाला, किसान नेताओं से मिले, संसद के बाहर प्रदर्शन का ऐलान। जी हां दोस्तों, शिक्षक घोटाला मामले में इसी महीने की शुरुआत में जेल से रिहा होने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अब पूरी तरह से फॉर्म में लौट गए हैं। बुधवार को पूर्व सीएम ओपी चौटाला दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर के पास पहुंचे। यहाँ केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। पूर्व सीएम ने प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की। किसानों के बीच बैठकर चौटाला ने किसान आंदोलन को हवा देने की कोशिश की और 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा की। ओम प्रकाश चौटाला ने यहां कहा कि विपक्षी सांसद गुरुवार को संसद भवन का घेराव करेंगे। यह सांसद किसानों के समर्थन में यह घेराव करेंगे और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने बहादुरगढ़ के बाईपास पर आंदोलन स्थल पर एक सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना भी साधा। चौटाला ने कहा कि चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनहित के कार्यों में रुचि ले, लेकिन दिक्कत यह है कि जब सत्ता गलत लोगों के हाथ में आ जाती है तो सत्ता में बैठे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। नतीजा यह होता है कि जनता के
कार्य होते नहीं और फिर जनता बगावत पर उतर आती है। वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। किसानों से मिलने के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वो यहाँ पर कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आए, बल्कि वे तो इस आंदोलन के लिए बधाई देने और खुशी के लड्डू खिलाने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा तो निश्चित रूप से तीनों कृषि कानून वापस होंगे। इससे पहले मंगलवार को ओम प्रकाश चौटाला गाजीपुर बॉर्डर भी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद कुछ देर उनके साथ एक कमरे में गोपनीय बैठक भी की थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई थी। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और कई अन्य लोगों को साल 2000 में 3000 से ज्यादा जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैरकानूनी तरीके से भर्ती करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व सीएम को 10 साल की जेल की सजा हुई थी। सरकार ने अपने एक आदेश में कहा था कि जिन कैदियों ने अपनी 10 साल की सजा के 9.5 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें 6 महीने की विशेष छूट देकर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया था। ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी सजा के 9 वर्ष 9 माह पूरे कर लिए थे, जिसके बाद उन्हें रिहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वाले केंद्र को कोर्ट में ले जाएं, संजय राउत। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से अपने परिजनों को खो देने वाले लोगों को केंद्र सरकार को अदालत में ले जाना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मृत्यु होने के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई। राउत ने सरकार के इस उत्तर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अनेक राज्यों में काफी लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। जिन लोगों के रिश्तेदार ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गए, उन्हें केंद्र सरकार को अदालत में ले जाना चाहिए। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य ने संवाददाताओं से बातचीत में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार सच से भाग रही है। मुझे लगता है यह पेगासस का असर है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने कहा, यह पता लगाना होगा कि जिन लोगों के रिश्तेदारों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई, क्या वे इस मुद्दे पर संसद में दिए गए केंद्र के जवाब पर भरोसा करते हैं या नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मौतों की जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, शिवसेना सांसद संजय राउत समेत कई नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता की दिल्ली पर नजर, बीजेपी के खिलाफ नया फ्रंट बनाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज गुरुवार को साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नया फ्रंट बनाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के अभी 3 साल बाकी हैं, लेकिन हमें बहुत जल्द शुरुआत करनी होगी। टीएमसी के शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अपील की है कि किसी एक दिन मीटिंग बुलाई जाए और आगे का खाका तैयार किया जाए। इसी महीने ममता 3 दिन के लिए 27 जुलाई को दिल्ली जा रही है। वह वहां 29 जुलाई तक रहेंगी। ममता ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल बाकी है, लेकिन हमें बहुत जल्द शुरुआत करनी होगी। अगर कोरोना के हालात सुधरते हैं तो इसी जाड़े में कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विपक्षी नेताओं के साथ रैली करेंगे। सत्ता में आए तो मुफ्त में राशन। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगर उनका फोरम सत्ता में आता है तो पूरे देश को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। चर्चित पेगासस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि वह अपना फोन भी प्लास्टिक से ढककर रख रही है। यहाँ तक कि फोन का कैमरा भी प्लास्टर किया हुआ है। केंद्र सरकार को भी प्लास्टर लगा देना चाहिए। ममता ने भी हाई लोडेड वायरस बताया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी का फोन टैप हुआ तो उनका भी हुआ, क्योंकि वो अभिषेक और पीके से बात करती हैं। इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है और स्वतः स्फूर्त मामला शुरू करने का आग्रह किया है। ममता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी जासूसी से नहीं बचे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः स्फूर्त मामला शुरू करना चाहिए या फिर उनकी ओर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी का आज से चुनावी शंखनाद। लखनऊ से उन्नाव के लिए निकले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी आज से यूपी में रथ यात्रा की शुरुआत कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ से उन्नाव के लिए निकल चुके हैं। भारी बारिश के चलते वह बीच रास्ते में रथ थामेंगे। करीब 150 जगहों पर रथ यात्रा का सम्मान प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। ग्राम सरौसा में मनोहर लाल इंटर कॉलेज में मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम तय किया गया था और इंटर कॉलेज में रैली की योजना थी, पर जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद सपा ने अंतिम समय में प्रोग्राम में बदलाव किया। इससे पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को देखने अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव दिल्ली से लौटकर सीधे मेदांता अस्पताल पहुंचे और उपचार कर रहे चिकित्सकों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार को जासूसी नहीं करानी चाहिए थी। जब जनता ने उन पर भरोसा किया, केंद्र
केंद्र में बहुमत की सरकार बनी और यूपी में इतने बड़े पैमाने पर सरकार बनी, तब आप किसी व्यक्ति का फोन रिकॉर्ड कर क्या जानना चाहते हैं? इसका जवाब तो देना ही चाहिए। अगर बीजेपी ने कराया है तो यह दंडनीय अपराध है, और अगर बीजेपी की सरकार यह कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इससे बड़ा खतरा और क्या होगा कि कोई फोन टैप कर रहा हो और भारत सरकार को जानकारी ना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी कांड, आज से हर प्रदेश में मोर्चा खोलेगी कांग्रेस। खड़गे बोले, डर्टी पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बुधवार को देश भर के हर प्रदेश में मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर हर प्रदेश में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बृहस्पतिवार को पार्टी की प्रदेश इकाई राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पेगासस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का टेलीफोन भी हैक किया गया। यही नहीं, 2019 के आम चुनाव में भी मोदी सरकार ने जासूसी कराई थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने पेगासस जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। साथ ही सरकार से इस पर संसद में श्वेत पत्र जारी कर यह बताने की मांग की कि इसमें इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था, जासूसी का यह आरोप केवल भारत को बदनाम करने के लिए लगाया गया है। सिब्बल ने कहा, देश को बदनाम नहीं किया गया है, बल्कि आपकी सरकार के कृत्यों से सरकार बदनाम हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, पेगासस मामला एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है और सरकार को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। थरूर ने कहा, यह साफ हो चुका है कि भारत में फोन की जांच दरअसल पेगासस की घुसपैठ थी। उन्होंने कहा, यह उत्पाद केवल सरकारों को ही बेची जाती है, तो सवाल उठता है कि किस सरकार को बेचा गया। यदि भारत सरकार कहती है कि उसने नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया, तब तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का और भी गंभीर मामला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान नेता 22 जुलाई से जंतर मंतर पर करेंगे किसान संसद। जी हां दोस्तों, किसान यूनियन ने मंगलवार को कहा कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर एक किसान संसद का आयोजन करेंगे और 22 जुलाई से प्रतिदिन सिंघू बॉर्डर से 200 प्रदर्शनकारी वहां पहुंचेंगे। इससे पहले दिन में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक में एक किसान नेता ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और कोई भी प्रदर्शनकारी संसद नहीं जाएगा जहां मानसून सत्र चल रहा है। किसान नेताओं ने कहा, हम 22 जुलाई से मानसून सत्र समाप्त होने तक किसान संसद आयोजित करेंगे और 200 प्रदर्शनकारी हर दिन जंतर मंतर जाएंगे। प्रत्येक दिन हर एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा। पहले 2 दिनों के दौरान एपीएमसी अधिनियम पर चर्चा होगी, बाद में अन्य विधेयकों पर हर 2 दिन चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने बताया कि 22 जुलाई से प्रत्येक दिन 200 किसान पहचान पत्र लगाकर सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे। बता दें कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे 40 से अधिक किसान यूनियन के संयुक्त किसान मोर्चा ने योजना बनाई थी कि 22 जुलाई से हर दिन लगभग 200 किसान मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ और 13 अगस्त को समाप्त होगा। इस बाबत कक्का ने कहा, हमने पुलिस को सूचित कर दिया है कि मानसून सत्र के दौरान हर दिन 200 किसान सिंघू बॉर्डर में बसों में जंतर मंतर जाएंगे। यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और प्रदर्शनकारियों के पास पहचान का बैज होगा। इसके साथ उन्होंने कहा, जब पुलिस ने हमें प्रदर्शनकारियों की संख्या कम करने के लिए कहा तो हमने उन्हें कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और आश्वासन भी दिया कि विरोध शांतिपूर्ण होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से अभी तक कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा, पुलिस को सूचित किया गया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। हम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर बैठेंगे। कोई भी संसद नहीं जाएगा और न ही हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन में आने दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं वाले जवाब पर भड़का विपक्ष, विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर केंद्र सरकार के जवाब से विपक्ष भड़क गया है। इस मुद्दे को लेकर संसद में आम आदमी पार्टी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मसले पर तल्ख टिप्पणी की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस संकट काल में सरकार ने देश को अनाथ छोड़ दिया था। सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आप इस मुद्दे पर संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करेगी। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार का जवाब बिल्कुल असत्य है। दिल्ली सहित देश के अन्य जगहों पर भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी। हमने दिल्ली के भीतर ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर कमेटी बनाई थी, जिसको उपराज्यपाल ने नामंजूर कर दिया था। अगर वो कमेटी होती तो सही डाटा मिल जाता। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से इसलिए मौत हुई क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता भी नहीं दिखाई। शिवसेना
शिवसेना सांसद संजय ने भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री के जवाब को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस जवाब को सुनकर उन पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनों को खोया है। सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सरकार झूठ बोल रही है। बता दें कि मंगलवार को मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्यों ने नहीं दी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई इस जानकारी को लेकर कांग्रेस भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि वो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में आज भी होगी बारिश, महाराष्ट्र में 5 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून दिल्ली एनसीआर जरूर देरी के साथ पहुंचा है, लेकिन पिछले 3 दिनों से यह पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की उम्मीद है। यूपी में आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि लखनऊ में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। मौसम विभाग ने शहर समेत सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और आसपास के जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र में रायगढ़ और पुणे समेत 5 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले के लिए बारिश की चेतावनी है। बिहार में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। विभाग ने आमतौर पर बादल छाए रहने और दिन में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री कम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। स्काईमेड वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत ने सुबह बताया कि अब दिल्ली में भारी बारिश नहीं होगी, कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बरसात होगी। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून राज्य में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर जबकि पश्चिमी भागों के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। यह सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि बुधवार को भी शहर में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। मौसम विभाग ने शहर समेत सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और आसपास के जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विदेशी मीडिया ने नहीं मोदी के काम ने खराब की भारत की इमेज, बोले रवीश कुमार। जी हां दोस्तों, पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासे के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी नेताओं समेत अपने आलोचकों के निशाने पर आ गई है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर भारत के करीब 300 लोगों के फोन कथित तौर पर टैप किए गए। इसमें विपक्षी नेता, केंद्र सरकार के मंत्री, पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट के जज आदि लोगों के फोन टैप कर उनकी जासूसी करने का कथित मामला सामने आया है। इस मसले पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसी बात को लेकर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर तंज किया है। मोदी सरकार और उसके समर्थक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि विदेशी मीडिया ने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खराब करने का काम किया है। इसी संदर्भ में रवीश कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा कि विदेशी मीडिया ने नहीं बल्कि मोदी के काम ने भारत की छवि खराब की है। रवीश कुमार ने ब्रिटेन के जाने माने अखबार द गार्डियन की कवर पेज को शेयर किया है। पेज पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और पेगासस से जुड़ी खबरें हैं। रवीश कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा, ऐसी तस्वीरें और खबरें केवल छवि को खराब नहीं करती है बल्कि उस आमाद की तस्दीक करती है जिसकी आहट सुनी जा रही थी। विदेश यात्राओं के दौरान संघ से जुड़े संगठनों के मार्फत लोगों को स्टेडियम में बुलाकर लोकप्रियता का एक माहौल रचा गया जिसमें भारतीय ही बैठे होते थे और वही मोदी के लिए ताली बजाते थे। गाँव-गाँव में बताया गया कि दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का नाम हो गया है, भारत का नाम हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा 22 जुलाई तक स्थगित। जी हां दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने महंगाई और पेगासस जासूसी मामले समेत विभिन्न विषयों पर आसन के समीप आकर नारेबाजी की और उनके हंगामे के कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद लोकसभा 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष संसद के मानसून सत्र में सरकार को 3 केंद्रीय कृषि कानूनों, पेगासस जासूसी मामला और महंगाई समेत विभिन्न विषयों पर घेरने का प्रयास कर रहा है। हरिवंश ने कहा कि आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, आसन के समीप आ गए हैं आप नहीं चाहते कि प्रश्नकाल हो, कृपया अपनी अपनी सीट पर लौट जाएं। हालांकि इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही उपसभापति ने कहा कि सभापति के साथ विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में सहमति बनी है कि 1 बजे से कोरोना महामारी पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा 1 बजे से चर्चा होगी, सदन की कार्रवाई 1 बजे तक स्थगित की जाती है। इससे पहले हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल भी नहीं हो पाया। सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के आनंद शर्मा ने पेगासस के जरिए कथित जासूसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है और इस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उच्च सदन में नियत कामकाज रोककर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है।
सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वह मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं और नोटिस पर विचार करने के बाद व्यवस्था देंगे। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेगासस के साथ साथ अन्य मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जासूसी कांड पर हमलावर कांग्रेस बोली, मोदी सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल कर गिराई कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कथित पेगासस सॉफ्टवेयर के खुलासे को लेकर केंद्र सरकार पर मंगलवार को एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से लोकतंत्र का अपहरण और प्रजातंत्र का चीरहरण किया है। उन्होंने कहा कि इसका क्रोनोलॉजी ये है कि चुनी हुई सरकार की खरीद फरोख्त करने में पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया ताकि कांग्रेस की सरकार गिराई जा सके। सुरजेवाला ने कहा कि जब मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने संविधान को पैर तले रौंदा है और मोदी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग कर कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिराई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।